आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन हम लोग ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी देखेंगे इस वीडियो में। तो आगे हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन। इट इज ए प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स involving the production of energy typically with the intake of oxygen। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसमें कैसे ये टर्म आ रहा है कि ये इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। तो ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो फूड मटेरियल लेते हैं न्यूट्रिशन में, उसमें हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। तो क्या होता है कि हम लोग को पता है कि रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ये देखिए कैसे लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे एनर्जी मिलती है, और वो जो एनर्जी मिलती है वह ATP के फॉर्म में मिलता है। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म्स it is a process in living organisms involving the production of energy। इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है टिपिकली विथ द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो अभी आपको रिएक्शन करके बताया गया। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इस रेस्पिरेशन टॉपिक में ऑक्सीजन ले रहे हैं। और फिर न्यूट्रिशन में हम लोग जो फूड कंपोनेंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन में हम लोग बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को क्या क्या मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस H2O मिलता है, और ATP के रूप में एनर्जी मिलता है। तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेना, intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। जो हम लोग complex organic substance ले रहे हैं वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जिससे कि क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यही है रेस्पिरेशन प्रोसेस। आगे देखते हैं। गैसियस एक्सचेंज, और इसमें क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। रेस्पिरेशन है तो क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, तो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। ब्रेक डाउन ऑफ simple food in order to release energy inside the cellular respiration। इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है फूड मटेरियल का, फूड स्टफ का, और इस जो एनर्जी मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम लोग इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। आगे हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अभी जो आपको बताया गया कि C6H12O6, ये जो है इसका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे।
ये कैसे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज कैसे टूटता है और हमारे बॉडी में कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी मिलती है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज दिखाया गया है C6H12O6। क्या है ये? C6H12O6, इसका ब्रेक डाउन होना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ 3 स्टेप आपको बताया जाएगा। कितना है ये? 3 स्टेप्स में ये है बताया गया है। तो सारा अलग अलग स्टेप है, केवल एक साथ इसको करके बताया गया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है। ये कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के फॉर्म में है और पहले साइटोप्लाज्म में ये जाता है ब्रेक डाउन होने के लिए। तो ये जो साइटोप्लाज्म में जब गया तो यहाँ कार्बन 6 मॉलिक्यूल है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है और ये कितना हो जाता है? कार्बन 3 कार्बन में टूटता है। जब ये 3 कार्बन 6 कार्बन 3 कार्बन में मॉलिक्यूल में टूटता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पायरुविक एसिड रिलीज होता है प्लस एनर्जी। यहाँ पर फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो ग्लूकोज है ये 3 आपको दिया हुआ है कंडीशन। तीनों कंडीशन से पहले साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ ये तीनों में होगा। 3 जो यहाँ स्टेप से ये क्या दिया हुआ है इसको अभी बताया जाएगा। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंडीशन क्या है? फर्स्ट स्टेप में कंडीशन है ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो इसको ये जो होता है कंडीशन ये ईस्ट में होता है और यही है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी जो मिलती है ये कम एनर्जी मिलती है 2 ATP। यहाँ जो एनर्जी मिलती है वो 2 ATP एनर्जी मिलती है। और यहाँ देखिए इथेनॉल बना, क्या क्या बनता है? ईस्ट के केस में इथेनॉल बनता है, CO2 और एनर्जी, कम एनर्जी मिलता है। तो हम लोग देखते हैं ये जो प्रोसेस हो रहा है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय ईस्ट। ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस से जब क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो क्या बनता है? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ये कहाँ हुआ ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ देखिए दिखाया गया है इन साइटोप्लाज्म। दूसरा जो कंडीशन है वो है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन मसल्स सेल। ये कहाँ दिखाया जा रहा है? ये मसल सेल्स में दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं पर लैक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ इनसफिशिएंट, कम ऑक्सीजन होता है कि जैसे हम लोग अपने हाथ को ऊपर नीचे बार बार करते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि हमारा जो ये मसल्स है ये आगे पीछे हम हाथ को नहीं कर पाते हैं, हाथ भारी जैसा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मसल्स में ऑक्सीजन कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण यहाँ क्या बनता है? कम हो जाने के कारण यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ क्या हो रहा है? मसल सेल्स में क्या बनता है? यहाँ पर हम लोग देखें कि जब एब्सेंस है, पूरी तरह से ऑक्सीजन एब्सेंस है तो इथेनॉल बन रहा है, CO2 और एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो, यहाँ पर क्या होता है
कि मसल सेल्स में कम हो जाता है, कम पड़ जाता है। जब कम पड़ता है ऑक्सीजन तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। इसको आप याद रखेंगे, कम ऑक्सीजन होने पर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी जो निकलती है ये भी कम एनर्जी निकलती है। तो यहाँ देखिए एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्युमुलेशन ऑफ lactic acid causes muscle fatigue. It occurs after rigorous exercise. बार बार एक्सरसाइज करने से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि हमारा हाथ ऊपर नीचे नहीं होता है और यहाँ एनर्जी भी कम मिलती है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो तीसरा है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ये दिखाया गया है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो ये क्या होगा इसमें, हाँ यहाँ देखिए ये क्या यहाँ पर दिखाया गया, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में, ये जो 2 स्टेप आपको दिखाया गया ये कहाँ होता है, कंप्लीट होता है, ये साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है तो ये जो ये प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ कंप्लीट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। आप जानते हैं कि ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हम लोग न्यूक्लियस दिखाते हैं और न्यूक्लियोलस दिखाते हैं सेंटर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म में ये जो दोनों प्रोसेस हुआ ये कहाँ पर हुआ, ये दोनों प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग दिखाते हैं, ये जब प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन तो ये कहाँ पर होगा कंप्लीट, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ देखिए लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। और इसमें क्या बनता है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो बन रहा है ये है, आपको यहाँ पर देखिए CO2, ये CO2 रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, CO2 और वाटर। और एनर्जी जो मिलती है ये 36 या 38 ATP, इसमें हाई एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए 36 या 38 ATP एनर्जी निकलता है। ATP पहले ही बताया गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आपको बताया गया, यहाँ 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पर, या फिर इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होता है लेकिन कम एनर्जी रिलीज होता है, और इस प्रोसेस में 36 या 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं, क्या देख रहे थे अभी हम लोग जो हेडिंग देख रहे थे वो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या देख रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। वेरियस पाथवे में ये कैसे इसका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो एक बार और ध्यान दीजिए, कहाँ हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में साइटोप्लाज्म में हो रहा है और यहाँ बन रहा है पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। और ये उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो इथेनॉल बनेगा, CO2 और एनर्जी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल क्या है, तो ये है ईस्ट में ये हो रहा है। लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, ईस्ट। दूसरा है ये है मसल सेल्स, सबका अलग अलग बताया गया है। यहाँ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है लेकिन यहाँ पे कम है, एब्सेंस नहीं है।
तो इस केस में मसल सेल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और यहाँ पर हम लोग को पता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं, उसके साथ कुछ वाटर वेपर आता है, प्लस बॉडी को एनर्जी मिलता है। इस तरह से अब हम लोग आगे देख रहे हैं। आगे का जो टॉपिक है, अब रेस्पिरेशन को मेनली सेलुलर रेस्पिरेशन को ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये क्या है, रेस्पिरेशन। आगे हम लोग अब देख रहे हैं रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये कितना है, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ देखिए 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग किसको बोलते हैं, ये है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। किस में होगा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तब ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है, टेक्स प्लेस, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तब हम लोग इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये कहाँ टेक्स प्लेस होता है, अभी दिखाया गया, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये नोट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में ये इम्पॉर्टेंट है। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ कंप्लीट होता है प्रोसेस, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट आर, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 एंड H2O प्लस। नेक्स्ट पॉइंट में आगे हम लोग और देखते हैं, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या हो रहा है इसमें, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अभी आपको बताया गया 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या देख रहे थे, रेस्पिरेशन का टाइप्स देख रहे थे, जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस भी आता है। तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं पहला एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, यहाँ देखिए एनएरोबिक, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टेक्स प्लेस, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होगा। दूसरा, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। क्या होता है, अल्कोहल जो इथेनॉल बन रहा था, और हम लोग दूसरे में देखे थे लैक्टिक एसिड जो मसल सेल्स में हो रहा था, और ये कहाँ बन रहा था, ईस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। उसमें आपको बताया गया था कि कितना एनर्जी रिलीज होता है, 2 ATP, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखें 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रहा है। इस तरह से ये एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंसेस भी हो गया, जो कि ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस दोनों में आता है। डिफरेंसेस लिखने के लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंसेस एरोबिक एंड एनएरोबिक। आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटर
रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देख रहे हैं? हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं और इसमें क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डायग्राम को पहले समझ रहे हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या क्या इस डायग्राम में लेवलिंग है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है, फर्स्ट है नेजल पैसेज। एयर कहाँ से पास होता है? तो यहाँ ये नेजल पैसेज से। दूसरा है नेजल पैसेज से होते हुए ये कहाँ आ रहा है? इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में लैरिंग्स होते हुए, फेरिंग्स कहाँ खुलता है? लैरिंग्स में, और लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में। यहाँ से ये ट्रैकिया है, कार्टिलेजिनस ट्यूब है ये। यहाँ देखिए ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये देखिए ये ट्रैकिया। आगे चलकर ये ट्रैकिया क्या होता है? इसमें ट्रैकिया में रिंग्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये होता है। जो ये रिंग्स है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके बाद देखिए ये जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट में डिवाइड यहाँ हो जा रहा है, और ये कहाँ चला जा रहा है? लंग्स के अंदर चला जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। ट्रैकिया दो पार्ट में जब डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। और आगे देखिए ये जो ब्रोंकी है ये ब्रोंकियोल्स में, यहाँ से जब ये डिवाइड हुआ तो ये क्या होता है? इधर से ऐसे ये चला गया और ये पतला पतला ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। ये है, यहाँ पर ये लेवलिंग दिखाया गया। कौन? तो ये जो ट्रैकिया है ये आगे चलकर ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको कि ब्रोंकी कहते हैं। और ये जो ब्रोंकी है ये दोनों साइड में ये स्मॉल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड कर जाते हैं कई पार्ट में। और लास्ट में क्या होता है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, आगे जो स्ट्रक्चर होता है जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। नेटवर्क लाइक इसमें ऐसे ऐसे ये सैक लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जो कि एयर जाता है तो यहाँ पर रहता है, जिससे कि ये स्पेस मिलता है। और इस तरह से यहाँ पर ये जो डायफ्राग्म है, जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऊपर नीचे की ओर होता है। ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इस तरह से ये हमारे रेस्पिरेशन में ये जो डायफ्राग्म है ये हेल्प करता है। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए पाथवे टाइप का ये बना दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ से ये जा रहा है। तो सबसे पहले अभी ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हम लोग एयर अंदर जा रहा है, जो नेजल पैसेज में जा रहा है। नेजल पैसेज के बाद नेजल कैविटी में जाता है एयर, वहाँ से फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हुए आगे देखिए ये स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। ये ट्रैकिया है जो रिंग्स टाइप में होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ये ट्रैकिया है। इसके बाद ये ट्रैकिया जो है ये आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ये ट्रैकिया इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। और ब्रोंकी जो है वो लंग्स के अंदर चला जाता है। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, और ये थोड़ा सा आप ये डायग्राम में भी देख लें। यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ का है? ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है। यहाँ देखिए अभी दिखाया गया आपको, यहाँ पर आप थोड़ा सा इससे डायग्राम और इसको मैच करते हुए देख रहे हैं। ये जो एरो देकर बताया गया है कौन कौन से ऑर्गन होते हुए ये जो जा रहा है। तो यहाँ पर नेजल पैसेज,
देखिए यहाँ नेजल पैसेज दिखाया गया, यहाँ ये है नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल एयर जो पास करता है नेजल पैसेज में जाता है, उसके बाद नेजल कैविटी में जा रहा है, उसके बाद फेरिंग्स जो यहाँ पे ये दिखाया गया है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और फिर आपको यहाँ देखिए इस तरह से आप याद रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया है जिसको कि ब्रोंकी बोलते हैं, और ये ब्रोंकी ये अंदर ये चला गया है रिब्स के अंदर लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद ये पतले पतले ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर जाता है, और जो ब्रोंक्यूल्स है वो एल्वियोलर सैक में बनाता है लास्ट में, जहाँ की ब्लड कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन जाता है वो यहाँ पर ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये है स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको दिखाया गया है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, और ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये एल्वियोलाई देख रहे हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ की एयर यहाँ पे जाता है, तो ये जगह बनता है यहाँ पर। हाँ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ पर होता है, यहाँ आने के बाद एयर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, जिससे कि जो ऑक्सीजन जाता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और इस तरह से फिर CO2 बाहर रिलीज हो जाता है। ये आपका रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो कहाँ कहाँ से ये हो रहा है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, एयर जो पास हो रहा है ये, उसके बाद ये फेरिंग्स तक पहुंच रहा है, ये कहाँ आ रहा है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया होते हुए ये ब्रोंकी में चला जाता है, और ब्रोंकी ये लंग्स में चला गया, लंग्स से अंदर जाने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर जाता है, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में एल्वियोलर सैक होता है, ये एल्वियोलर सैक है जिसमें कि ब्लड कैपिलरीज होते हैं। इस तरह से यहाँ पर गैस का डिफ्यूजन होता है, गैस आता है और फिर CO2 बाहर रिलीज होता है। अब आगे जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या है ये, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग देखते हैं, ये सब लोग जानते हैं, जनरल भी जो हैं तो वो ये जानते हैं कि कोई भी आदमी की सांस लेना, रेस्पिरेशन का मतलब है कि सांस लेना और छोड़ना। तो सांस लेने को हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो हमारा जो एयर है नेजल पैसेज से एयर अंदर जाता है, तो केवल सांस लेने को ही हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, और लंग्स तक जाकर जब CO2 ये बाहर रिलीज हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ये क्या है, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना और छोड़ना, लेने और छोड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग मिलाकर बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ये इनहेलेशन में क्या होता है, देखिए आगे, इनहेलेशन, during inhalation the thoracic cavity, during inhalation the thoracic cavity expands। thoracic cavity क्या होता है, वो फैलता है, चेस्ट कैविटी वो फैलता है, तो ये कहाँ गया एयर, उसी एल्वियोलर सैक में चला जाता है, जिससे कि वो एरिया एक्सपैंड करता है और इस तरह से फैलता है। यहाँ देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है, इनहेलेशन, इनहेलेशन, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इनहेलेशन में यहाँ देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया है कि लंग्स में एयर गया तो ये एक्सपैंड हो रहा है, इसमें दिया हुआ है ये, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, देखिए यहाँ है, और इस तरह से इधर ये एक्सपैंड हो रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है।
और ये डायफ्राग्म जो है, जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेलेशन का जो प्रोसेस होता है, तो ये क्या होता है कि डायफ्राग्म जो है नीचे की ओर जाता है। ये कहाँ जाता है? ये नीचे की ओर जाता है। ये है इनहेलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें अभी हम लोग जो देख रहे थे, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड्स, यानी चेस्ट कैविटी फैलता है, फूलता है। दूसरा है रिब्स लिफ्ट अप। नेक्स्ट पॉइंट है, डायग्राम बिकम फ्लैट इन शेप, फ्लैट हो जाता है, चौड़ा होता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग्स, और इस तरह से इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इनहेलेशन के बाद है एक्सहेलेशन। क्या है ये? एक्सहेलेशन में क्या होता है? थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाया गया है। रिब्स जो है ये डाउनवर्ड में आ जाता है, ये जो रिब्स है ये डाउनवर्ड में आ गया है। रिब्स यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, और डायफ्राग्म जो है वो ऊपर की ओर जाता है, और इस तरह से ये हर जगह से ये एल्वियोलर सैक से एयर बाहर निकलता है। रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, इसमें क्या होता है? थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स मूव डाउनवर्ड, डायफ्राग्म बिकम्स डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड में हो जाता है, इस तरह से जो डायग्राम दिखाया गया। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज, इसमें हम लोग क्या देखे थे इनहेलेशन में? वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और इस तरह से एयर लंग्स से बाहर निकल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यू, कैसे इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यहाँ पर एक पाथवे की तरह दिखाया गया है, एयर रीच इन O2, एयर जब अधिक है इन एल्वियोलस में जाता है, तो ये यहाँ पर ये ब्लड, ये ब्लड में जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या जाता है? एयर इन रिच, एयर ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में जाता है। और क्या है इसमें? O2 रिच है, बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, और हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है? हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है इन RBC, और O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, इस तरह से टिश्यू में ये चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ जब ये जाता है टिश्यू तक तो क्या होता है? CO2 डिजोल्व इन ब्लड। यहाँ आगे देखिए, सेकेंड स्टेप में क्या है? CO2 फ्रॉम टिश्यू से ये जो टिश्यू है रिलीज इनटू ब्लड, ये ब्लड में रिलीज हो जाता है इस तरह से। फिर डिजोल्व इन ब्लड, ये ब्लड में डिजोल्व होता है। आगे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज इन एल्वियोलाई में चला जाता है, एल्वियोलाई से ये रिलीज हो जाता है कहाँ पर? एल्वियोलर सैक में। इस तरह से ये फिर नॉस्ट्रिल होते हुए बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज होता है? CO2। इस तरह से ये पाथवे है। आगे हम लोग देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है? यूज, ये कैसे करते हैं रेस्पिरेशन? यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेते हैं, इस तरह से इनमें रेस्पिरेशन होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं,
ये यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, इस तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिजोल्व वाटर में जो डिजोल्व है ऑक्सीजन, ये हम लोग को पता है कि ऐसे भी वाटर H2O से बना हुआ है, तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अपना रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल के अपेक्षा सिंपलर होता है। इसमें गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू, गैस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, तो हम लोग आगे स्टेप देख रहे हैं। ये स्टेप है स्टोमाटा ऑफ लिप्स, किसके थ्रू होता है ये, स्टोमाटा ऑफ लिप्स के स्टोमाटा पर ये स्टोमाटा पर क्या होता है, ये टाइनी लिप्स पर टाइनी पोर्स होता है जिसको कि स्टोमाटा हम लोग कहते हैं। यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेंटिकल्स इन स्टेम्स पर लेंटिकल्स होते हैं, उसके थ्रू होता है। और जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, इसके थ्रू भी। तो ये तीनों से प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, ये कंप्लीट हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम।